देखो आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो पिछली क्लास में शुरू हुआ था और आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे। तो मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, और जिनका माइक्रो इकोनॉमिक्स छूटा हुआ है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास करेंगे, तभी जो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं शुरू से। देखो हम आपको बताए थे कि हम जो शुरू करेंगे वो डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे, है ना, या ये कहो कि हम लोग जिसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे आज। लेकिन इसके पहले था कि सर बुक्स कौन से ले, तो मैंने कल कहा था जो आपका बुक्स है जो यूनिवर्सिटी में आपका चलता है, जैसे मेहता एंड मदनानी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी किताब है। और दूसरा जो है कुछ यूनिवर्सिटी में आपका जो है साहित्य भवन का भी रिकमेंडेशन है, तो उसको भी ले सकते हैं। और फिर आप एक बुक ए है जो कि आप ले सकते हैं, तो इसका देख लीजिए, नाम है आपका मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसका भी नाम है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और इसके राइटर हैं कार्ल पी साइमन एंड लॉरेंस ब्लूम, यानी लॉरेंस ब्लूम के नाम से पुस्तक फेमस है। ये फॉरेन ऑथर्स हैं और इसमें मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स में यूज क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, हर चैप्टर्स को, हर टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया है। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, गलतियाँ नहीं हैं, और बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स है। बुक्स का नाम है लॉरेंस ब्लूम, देख लो, लॉरेंस ब्लूम बुक का नाम है। नहीं है तो जो पढ़ते हैं, जिस ज़रूरत होगा फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, और इससे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था जो आपका यूनिवर्सिटी रेफ़र किया है उस यूनिवर्सिटी उस बुक्स को ज़रूर फॉलो करना है, साथ में ये सब बुक को भी फॉलो करना है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीख पाएँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि हम क्या पढ़ेंगे। तो ब्लूम, लॉरेंस ब्लूम की एक बुक है ए, और फिर आपका जो है तारो एंड यामिनी की भी बुक्स है, इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स है जो आपको लगता है उसको आप लें, लेकिन इसमें सफिशिएंट है। सभी पुस्तक का नाम है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्रियों के लिए जो इकोनॉमिक्स का उपयोग है उन सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है, सभी को कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में दिया गया है। वैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे होते हैं, जब हम लोग इंटर में पढ़ते हैं तो 8 बुक्स पढ़ना होता है, तो 8 बुक्स का कुछ पार्ट आपको जो है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में है, और हम बार बार कर रहे हैं यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ द मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इस बुक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, जो भी बुक्स मैंने रेफ़र किया है वो आपको अच्छे तरीके से बताया। या फिर यदि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ का कोई कंपाइल किया हुआ मटेरियल है, जैसे इग्नो का मटेरियल है या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का मटेरियल है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। चीज़ वही है, लेकिन सब बात को ध्यान में रखकर आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रहना चाहिए। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो पता चला हम पढ़ लिए लेकिन मेरा क्वेश्चन ही नहीं बना, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? देखो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जो डिफरेंशिएशन है ना। जैसे देखो बेसिकली जब हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब होता है, यहाँ समझिए, रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, या इसे हम लोग मैथमेटिक्स में स्लोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और डिफरेंशिएशन में dy अपॉन dx कहते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि dy अपॉन dx क्या बताता है? तो स्लोप बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है, मार्जिनल बताता है, तो सब बताता है, तीनों का तीनों आपको बताता है। तो जो dy अपॉन dx क्या है? बेसिकली इसको हम कहते हैं कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, एक्स में चेंज होने के कारण
y में क्या चेंज होगा। यदि हम पढ़ते हैं ना, इफ़ y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो x में यदि चेंज होता है तो y में भी हमारा चेंज होता है। तो जो y है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉरी, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी जो y डिपेंड किस पे करता है, x पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो भी पूछता है कि जो y क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, क्या पढ़ते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड डिपेंड किस पे पड़ता है, प्राइस पर। हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। बट हाउ मच चेंज, हाउ मच इज चेंज, यदि प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज होगा, इसी को हम लोग इसके लिए ईजी करते हैं। यदि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना डिमांड थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड यानी जो डिमांड का कंसेप्ट है वो मार्शल के, वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और जो थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड है, उस लॉ ऑफ डिमांड को मार्शल के द्वारा दिया गया। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं वो भी मार्शल के द्वारा ही दिया गया। तो भाई डिमांड में यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी डिमांड में क्या अंतर है। तो लॉ ऑफ डिमांड सोज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस लोअर हायर डिमांड, या रहता है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम को हम लोग सेटेरिस पैरेबस भी कहते हैं। इफ द प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा पढ़ते हैं। लेकिन कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड घटेगा नहीं हम लोग पढ़ते हैं। किसमें, हम जब डिमांड पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड जो बताता है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। लेकिन जो इलास्टिसिटी डिमांड है क्या बताता है, वो दैट शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ऐसे में तो क्वांटिटेटिव चेंज इसी से निकलता है, dy अपॉन dx से निकलता है। यदि वहाँ पे q रहता है, q हमारा डिमांड है, डिफ्रेंशिएट करेंगे dq बाई dp, p के में चेंज होगा तो x में क्या चेंज होगा या q में क्या चेंज होगा, q मतलब क्वांटिटी डिमांड। तो जब हमारा डिमांड थ्योरी लिखा गया, वही राइटर उसके चौथा पांचवा वॉल्यूम में यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही आपको इलास्टिसिटी डिमांड को इंक्लूड किया गया मार्शल के द्वारा। इसलिए हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड को सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वी स्टडीज थ्योरी ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स as well as mathematics for economics, as well as in mathematical economics. In the same way, we study the mathematical treatment of the theory of demand in elasticity of demand. Then for that, we would be in need of derivative. We would be in need of dy upon dx. Clear है। तो हम जब इकोनॉमिक्स, हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हम खुद आपको पढ़ाने का मतलब क्या है कि ताकि आप सीख पाएँ। क्योंकि होता है कि मैथमेटिक्स के लोग जब पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स तो सिखाएंगे, नो डाउट, आप भी जानते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है। तो देन वी विल ऑलवेज फोकस, वी विल ऑलवेज कंसंट्रेट टू लर्न द यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स तो सीखेंगे ही, लेकिन हमें मैथमेटिक्स का यूज क्या है उसको सीखना है। किसमें, हम लोग जब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब। क्लियर है। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे घर पे जाके, जो वेरिएबल वगैरह पढ़ते हैं तो उसका यूज क्या है अब उसको देखिएगा पहले किताब लेके। तो चलो यहाँ जिसको नोट करना है नोट कर सकते हो। तो देखो ए डिपेंडेंट है ना, ऐसा नहीं सब लिख दे, जिसका लिखना है लिखो। ए तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए क्या है, ए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ क्या बताता है, एफ हमारा बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशन को बताता है।
ठीक है। उसी तरीके से जो डी है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। पी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ क्या है, फंक्शन रिलेशनशिप को बताता है। ये बुक्स में ही रहते पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा होता है, देखो ऐसे लिखा होता है डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, है ना। तो देखो कन्फ्यूज नहीं करना है, ये जो डी एक्स क्या कुछ नहीं है, वेयर डी क्या है, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। क्लियर? चलो एकदम बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं, एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए, सीख जाइएगा मैथमेटिक्स भी और इकोनॉमिक्स भी। हो गया? चलिए हम लोग अब देखेंगे क्या, देखो y इक्वल अगर इक्वल टू है x टू दी पावर n, है ना, तो जो dy अपॉन dx निकालते हैं इक्वल टू होता है फॉर्मूला n x n माइनस 1, ठीक है, n x n माइनस 1। तो यदि अगर आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकालेंगे, देखो वो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये 2 क्या है, n है, यहाँ पे x टू दी पावर n है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो जो n के जगह पे क्या है यहाँ पर है 2 है, तो 2 हो जाएगा और x हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x 1 यानी कि 2x, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये होगा, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो जैसे एकदम इसी पे कुछ, यदि y इक्वल टू दिया हुआ है x, सिर्फ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, लिखो डी एक्स वाई डी एक्स, यहाँ पावर 1 होगा तो 1 है पावर, तो 1x 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0, x पे पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 1 इंटू 1 यानी 1 कब, यानी कि यदि y इक्वल टू एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिए कि x के अलावा कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। x के अलावा कुछ भी रहेगा जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और देखिएगा जो हम बता रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पूछा है 3-4 साल से, आपका क्वेश्चन आज से ही बनना शुरू हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे है
यदि मान लिया कि यहाँ पे आपका पावर है y इक्वल टू 10, तो 10 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो लिख लो यहाँ पर साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज क्या 0। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो मान लिया कि रहेगा ऐसा y इक्वल टू रहेगा 10x², तो कहिए सही इसमें कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल, जैसे कि मान लिया अभी उसको निकालना क्या है dy/dx निकालना है, तो कांस्टेंट क्या है 10 इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ कर दीजिए dx²/dx, बाकी जैसे बनाते हैं बनाइए। ये 10 तो रहेगा, ये क्या है 2x2 - 1, तो हो जाएगा 20x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अब देखो बोर्ड पे हम सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। अगर रहेगा इफ y इक्वल टू दिया हुआ है x पर पावर 1/2, यदि 1/2 दिया हुआ है तो dy/dx क्या हो जाएगा बोलो, dx पर पावर 1/2/dx, तो इसका जो है इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x 1/2 - 1, तो 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ याद रख, चूँकि अब कहिएगा सर ये बेसिक चीज़ इसका ठीक नहीं है, तो आपको 9th-10th में पढ़ना होता था सर्ड्स, हिंदी में कहते हैं करनी और घातांक, थोड़ा वो पढ़ लीजिएगा। अब ये माइनस में है, अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। अगर एक होता है हर, एक होता है अंश, एक होता है हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, एक होता है ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर चेंज होगा साइड तो हमारा साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, आगे बताएंगे। क्लियर है। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, हर बुक्स में रहता है इस तरह क्वेश्चन। अब देखो बाबू इस तरह से दिया हुआ है कि अगर y इक्वल टू दिया हुआ है √x, क्या दिया हुआ है √x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x पर पावर 1/2 हो जाएगा। √x को 1/2 लिख सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन ने जो पहले बताए हैं, तो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 x 1/2 - 1, यानी कि 1/2 x पर पावर है ना -1/2 हो जाएगा। अभी नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा बोलो x पर पावर 1/2, माइनस है प्लस हो गया, और क्या लिख सकते हैं 1/2 √x लिख सकते हैं। चलिए नंबर अपना देते चलिएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते चलिए। ठीक है। अब देखो उसके बाद आइए पूरा एकदम, अगर दिया y इक्वल टू रूट इस तरह रहा x 3 √x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x पर पावर 1/3 है ना, बन जाएगा ना। तो dy/dx क्या कर लीजिएगा dx पे पावर 1/3 dx हो जाएगा। तो इसको कैसे कीजिएगा, इसको कीजिएगा
ये 1/3 x 1/3 - 1 आगे बन जाएगा ना, ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और अब साथ में कुछ कुछ फार्मूला भी सीखते चलेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा बनाना आसान हो। देखो, फिर अंत में एक साथ सब फार्मूला बता देंगे। इफ y = e⁻x, तब dy/dx होता है, वो यही होता है। ये फार्मूला है, ठीक है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है, जिसको आप याद रखिए। आगे क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। ठीक है, चलिए अब देखो और कुछ फार्मूला सीखते हैं, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। इफ y = जो है u + -v के फॉर्म में दिया हो, या कंफ्यूज ना करें, y = u + v या y = u - v दिया हो, समझे? तो देखो, अगर ऐसा है तो इसका जो क्या होगा फार्मूला, dy/ जो dx होगा, बाबू इस तरह से लिखेंगे कि du/dx + dv/dx, और dy/dx इसमें क्या हो जाएगा, du/dx - dv/dx। कोई दिक्कत है? ठीक है, फार्मूला होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो हटा देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, आ जाओ बोर्ड पे, देखो क्या देखेंगे। अब यदि दिया हुआ है इफ y = x² + 3x + 2, इस तरह से दिया हुआ जी, तो हम लोग dy/dx कैसे लिखेंगे? लिखेंगे dx² + 3 कांस्टेंट है, तो dx/dx + d2/dx हम सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x 2 - 1 + 3 कांस्टेंट है, इस पर पावर 1 है तो 1 कर दो, x 1 - 1, और प्लस से कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, 2x 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, है ना, और x पे पावर कितना 0 + 0, अब हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3, चूँकि x पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2x और प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलो उसके बाद y = दिया हुआ रहेगा 10x³ प्लस ex, तो क्या हो जाएगा बोलो, dx dy/dx, 10 कांस्टेंट है, dx की सॉरी ये 10 कांस्टेंट है, तो 10 तो निकाल लिए, तो क्या करेंगे dx³ प्लस dex/dx। क्लियर है? तो यहाँ 10 हो जाएगा, है ना, पावर कितना है 3 हो जाएगा, और x 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, और प्लस इसका तो डिफरेंशिएशन इतना ही होता है, अभी इसके पहले फॉर्मूला में हम लोग बताए थे। तो हो जाएगा 30x² और प्लस ex, यही आपका आंसर हो जाएगा।
एनी प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद देखिए जो y इक्वल टू रहेगा 4x³ माइनस 4x और प्लस 2, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? बोलो। 12x² माइनस 4 और प्लस 0। अब सीख रहे हैं ना डाइट करने के लिए, क्लियर है? अब एक और फॉर्मूला होता है जी, यदि इफ y इक्वल टू log x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू होता है 1/x। ये सब घेर देते हैं, ये फार्मूला है। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा सब, ठीक है? अब चलो, अब हम लोग फिर आते हैं। देखो, यदि दिया हुआ है y इक्वल टू 20x4 और प्लस दिया हुआ है 10x³ और प्लस दिया हुआ है 4x² प्लस दिया हुआ है ex प्लस दिया हुआ है log x, तो खटखट बोलिएगा मेरे साथ, क्या हो जाएगा? बोलो। 80x³ और प्लस 30x² और प्लस क्या हो जाएगा? 4x 8x सॉरी 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा और प्लस ex हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत किए थे, अब पूरा अब हम लोग सोल्व करने की स्थिति में होंगे। और जब कल हम लोग फंक्शन और फंक्शन पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन हम लोग का इधर बन जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ और सीखना है, देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं बोर्ड पे फिर से। क्या हो गया? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स भी सीखे, है ना? तो इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कॉस्ट पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। याद करो, टोटल कॉस्ट होता था टोटल फिक्स कॉस्ट और प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, याद आया? होता था, है ना? तो देखो यहाँ पर जो हम पढ़ते थे वहाँ पर जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वाट एवर विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता। जैसे रेंट जीरो नहीं होता, इंटरेस्ट जीरो नहीं होता, बिजली का मीटर जीरो नहीं होता, है ना? तो टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो, यानी कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो, ये जीरो हो सकता है। यदि आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। रॉ मटेरियल हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, रेंट हमारा फिक्स कॉस्ट है, जो हमारा वो आपके जो परमानेंट एम्प्लॉयड होते हैं वो आपका क्या है? वो फिक्स कॉस्ट, तो लगना ही होगा, आप उससे काम ले या ना ले। यदि बैंक से लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट देना ही होगा, आप उसको यूज करें या ना करें, ठीक है? तो अब देखो, जो कांस्टेंट टर्म होता है ये क्या होता था? याद करो, ये कांस्टेंट होता था। तो उसी तरीके से
यदि दिया रहेगा कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू 10x³ प्लस 10x प्लस 20, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 20, कांस्टेंट टर्म क्या है बाबू 20, तो 20 तुम्हारा हो गया क्या टोटल फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो दिया हुआ फंक्शन में इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा 20। वो दिक्कत सीख जाइएगा ना। टोटल फिक्स क्या होगा, क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन इक्वेशन है, दिया हुआ जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसमें से आपका जो है फिक्स कॉस्ट क्या है, ऑप्शन देगा 10 या 10x दे देगा, 20 देगा या नॉन ऑफ दीजिएगा, कटिक लगेगा 20 हो गया। अब देखो इकोनॉमिक्स में किसी भी दिए हुए फंक्शन को हम जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उससे हम मार्जिनल प्राप्त करते हैं। तो मार्जिनल वैल्यू कैसे निकलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव शोज आ मार्जिनल वैल्यू हो। फर्स्ट डेरिवेटिव नोट करके लिखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज नोन एज मार्जिनल, है ना, इज नोन एज मार्जिनल। तो चलो बोर्ड पे फिर आते हैं। यहाँ देखो बाबू कि टोटल कॉस्ट मान लिया दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 10x³ और प्लस 10x प्लस 2 कह रहा है निकालिए मार्जिनल। तो मार्जिनल निकालने क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, कहीं कहीं q रहेगा तो q के रेस्पेक्ट में, ये तुम्हारा हो गया मार्जिनल। तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा दिया हुआ सही है, तो यही दिया हुआ तुम्हारा क्या होगा सही है। अब मार्जिनल वैल्यू क्या होगा, तो देखो हम लोग कर देंगे D10 से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, 10 है ना जी, dx³ है, dx है, अब प्लस फिर 10 है और फिर आपका dx है बाई dx है और प्लस d2 बाई dx है। तो देखो क्या हो जाएगा बाबू 10 इंटू क्या हो जाएगा 3x² और प्लस 10 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30x² और प्लस 10, यही तुम्हारा क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट। कहीं कहीं दिया रहेगा कि यदि x का वैल्यू 1 है तो क्या होगा mc का, तो वैल्यू निकाल लीजिएगा। वैसे जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा तो x का वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। कोई किसी को डाउट, अब देखो याद करो जो दिया हुआ फंक्शन होता था टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल यानी कि एक होता था, देखो एक होता था मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिए, एक होता है टोटल कॉस्ट जान लिए, एक होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है टोटल कॉस्ट बाई क्या आउटपुट होता था, आउटपुट यानी यहाँ पे x आउटपुट है तो इसी इक्वल टू हो जाएगा TC बाई क्या x। तो इसी फंक्शन को अगर हमें AC निकालना है तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन पूछेगा ना कि AC निकालिए, तो AC निकालिएगा तो हो जाएगा 10x³ बाई x प्लस 10x बाई x प्लस 2 बाई x। यहाँ क्या हो जाएगा x कट जाएगा तो 10x² और प्लस 10 और प्लस 2 बाई x, ये तुम्हारा हो गया एवरेज कॉस्ट। तो हम लोग क्या क्या सीखे, एवरेज कॉस्ट निकालना सीखे, हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकालना सीखे, क्लियर। ये डिफरेंशिएशन है। अब जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो जब मार्जिनल कॉस्ट दिया रहेगा ना उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। आया समझ में।
तो वो भी क्वेश्चन जब बनेगा तो देखेंगे। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है और उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब जब टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो उसको हम लोग फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। और यदि टोटल कॉस्ट को अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट। इसमें भी एवरेज कॉस्ट में मैक्सिमा मिनिमा होता है, तो जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तो इसमें फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखा दिए कि इसका इस तरह से इकोनॉमिक्स में क्या आपका यूज है। ठीक है ना जी। एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, होता है ना। तो जो भी मार्जिन दिया मार्जिनल रेवेन्यू निकालना रहेगा। जैसे देखो मान लिया यहाँ भी सीखिए, टोटल रेवेन्यू इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है जी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, पढ़ते हैं ना। इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मान लिया कि आपका जो है क्यू दिया हुआ है ना, क्यू दिया हुआ 4x क्यू अब प्लस 4 प्लस 4x अब प्लस 2 दिया हुआ है। तो क्यू को p से गुना कर दें या p को q से गुना कर दें तो हमें मिल जाएगा, है ना। तो टोटल हमारा दिया हुआ है, तो अगर हम इसे p से गुना कर दें तो p इंटू क्यू इक्वल टू होता है, तो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है, कोई सी भी दिया, मान लिया कि टोटल रेवेन्यू इस तरह से आपको दिया हुआ है। जैसे देखिए टोटल, जैसे कि रेवेन्यू निकालना है ना, तो मान लिया कि प्राइस दिया हुआ है 4 और क्वांटिटी दिया हुआ है 3, यानी कि 3 किलो आपके पास कोई सामान है, प्राइस 4 रुपया है, तो 4 गुने 3 12 रुपये क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। लेकिन अगर ये इक्वेशन में दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू इस तरह से कि दिया हुआ है कि 7x क्यू अब प्लस 4x अब प्लस 2, क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, DTR बाई DQ कर देंगे, है ना। तो क्या निकल जाएगा, देखो इक्वल टू हो जाएगा 21x स्क्वायर अब प्लस 4 अब प्लस 0, यानी x स्क्वायर अब प्लस 4, यही आपका हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अगर रहेगा एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बाई क्या होता है, x होगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत कुछ सीखे आज के क्लासेज में, और एक क्लास और कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाएंगे और फंक्शन ऑफ फंक्शन को बताएंगे, तो बाकी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम जो भी सीखे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, कल हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लासेज भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के क्लासेज जो मैथमेटिकल फॉर इकोनॉमिक्स था, उसमें आप लोगों ने ये भी सीखा कि मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन क्या है, और कुछ बात ये भी सीखे कि हम इसको इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। इसलिए देखा आपने कि आपको जो है मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स अगर आती, चूँकि आई एम नॉट टीचिंग यू द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये सब पहले का पढ़ा हुआ है। जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, ऐप में लेक्चर है, उस लेक्चर को जाकर देखिए तब ये क्लियर होगा, ठीक है।